Hello, how are you all? Please subscribe the channel by clicking the button below, and just beside that a bell icon is there. Please click that also so that you can continue watching my videos. मैं कभी कभी जो नए आते हैं टीचरशिप के लिए, इसके लिए उसके लिए, उनसे मैं पूछता हूँ कि डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट. दे रिप्लाई मी, सर फ्लो ऑफ चार्ज. फ्लो ऑफ चार्ज इज द इलेक्ट्रिक करंट. देन आई इमीडिएटली स्टॉप देम एंड आई टेल देम कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट. एक जो इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, और एक मूविंग इलेक्ट्रिक जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैदा करता है. और एक एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज है वो क्या पैदा करता है? वो ईएम वेव्स पैदा करता है. ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा करता है वो. ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सेलरेटेड चार्जेस. ये भी हो गया साहब. अब ये वायर है, वायर में करंट बह रहा है, तो सर करंट बहने से क्या क्या इफेक्ट होगा? तो करंट बहने से क्या क्या होगा देखो. ज़्यादा करंट बहेगा तो एक ओवरलोडिंग नाम की टर्म आती है. उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा करंट अपने अंदर से बहा लेगा वो, तो प्रॉब्लम हो जाएगा. अपना भी खाने का एक कैपेसिटी है, अपने अंदर एक मटेरियल को इन करने का कैपेसिटी है. ज़्यादा कैपेसिटी में खूब सारा खा लेंगे, खूब सारा खा लेंगे, और खा लेंगे और खा लेंगे. 3 दिन का खाना 1 दिन में खा लेंगे तो बहुत सारा प्रॉब्लम होता है ना, बाजू से स्वेटिंग वेटिंग ये सब कई सारे प्रॉब्लम्स आते हैं. इसी तरह से इंस्ट्रूमेंट की कैपेसिटी से ज़्यादा करंट इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट बियर. यदि ऐसा करते हैं हम कंडीशन तो उसको बोलते हैं ओवरलोडिंग. उससे वो वायर हो जाता है गर्म, और वायर यदि गर्म हो गया, हीट हो गया, है ना, ओवरलोडिंग, वो ओवरलोडिंग से ओवर हीटिंग से उसका प्लास्टिक इंसुलेशन मेल्ट हो सकता है, शॉर्ट सर्किटिंग हो सकती है. ये पढ़ा अपन ने. तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT होता है, ये हमको मालूम है. आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. बच्चों, ओर्स्टेड नाम का एक साइंटिस्ट हुआ, मैं इसको ऐसा याद रखता हूँ. ओर्स्टेड सेड दैट करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड. OCM, shootings and sweatings at Bhilwara. Oersted said that current produces magnetic field. Oersted said that current produces magnetic field. या OCM, उसको देखो, OCM. तो Oersted said that current produces magnetic field. ये Oersted नाम के साइंटिस्ट ने कहा. अब करंट मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, ये भी हो गया. कैसा पैदा करता है, उसका डायरेक्शन कैसा निकालें? तो उसका एक पर्टिकुलर एक तरीका होता है. कैसा तरीका होता है? जैसे कि दिस इज अ वायर, करंट इज फ्लोइंग इन द डायरेक्शन अहेड. यदि वायर में करंट आगे की तरफ जा रहा है तो थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट. द कर्वेचर ऑफ द फिंगर, ये जो कर्वेचर है ना, कर्वेचर यानी मुड़ाव. कर्वेचर एक नया वर्ड है, इसको याद रखना, मुड़ाव. Curvature of the finger gives you the direction of magnetic field. A magnetic field is produced around it. यदि वायर ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा पैदा होगा. तो यदि टेबल टॉप है, उसके ऊपर में वायर रखा हुआ है और इसमें करंट ऊपर बह रहा है, और टेबल टॉप पे यदि मैं आयरन का डस्ट को ऐसा फैला दूं और टैप करते जाऊं तो एक पर्टिकुलर शेप को और अचीव कर लेगा. दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स. वो जो शेप को अचीव करेगा वो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के शेप में अरेंज हो जाता है आयरन का डस्ट. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का हम क्लास 12 के हिसाब से यहाँ पर अभी कैलकुलेशन करने जा रहे हैं कि सर मैग्नेटिक फील्ड जो पैदा होता है वो कितना पैदा होता है, वो कैसा पैदा होता है. इसको सबसे पहले बताया बायो सेवर्ट नाम के साइंटिस्ट ने. तो हम पढ़ने जा रहे हैं बायो सेवर्ट लॉ. इट इज एक्सक्लूसिवली फॉर क्लास 12 एंड द एग्जामिनेशंस अहेड, JEE, CBSE, नीट, है ना, ICSE, IB, सभी में ये बायो सेवर्ट लॉ अपना अप्लाई होता है. बायो सेवर्ट नाम का जो साइंटिस्ट था उसने एक वायर का एक एलिमेंट लिया, कंडक्टिंग वायर का एक एलिमेंट लेने के बाद में जिसमें कि करंट I फ्लो हो रहा है, छोटा सा एलिमेंट उसने DL लिया, और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन सपोज ये है, तो DL उससे पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से ऐसा R डिस्टेंस पे है.
डीएल यानी कि वायर का एक छोटा सा लेंथ सेगमेंट, जो कि लेंथ सेगमेंट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से आर डिस्टेंस पे, और ये आर डिस्टेंस इस वायर से थीटा एंगल पे है। नाउ द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट P is dB। सपोज थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड है, यह मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल है करंट के, यानी कि मोर इज द करंट मोर इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस। जितना ज्यादा करंट रहेगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। दूसरा, यह मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल है लेंथ सेगमेंट की लेंथ के, जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेंथ कम मैग्नेटिक फील्ड कम। तो dB इज प्रोपोर्शनल टू dl, idl। दूसरा एक और है, dB इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन द वायर एंड द लाइन ज्वाइनिंग द लेंथ सेगमेंट एंड पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो साइन थीटा, और dB इज प्रोपोर्शनल टू, अपन ने मैक्सिमम ऑफ द फोर्सेस जो फिजिक्स में हमने पढ़ा है, कंजर्वेटिव जो फोर्सेस हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। यहाँ पे भी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को ही फॉलो करेगा, और इनवर्स स्क्वायर लॉ होता क्या है, ये होता है प्रोपोर्शनल टू इनवर्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के, प्रोपोर्शनल टू इनवर्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। यहां से सभी को कंबाइन करने पे मुझे मिलता है, ऑन कंबाइनिंग दिस ऑल फोर, बायो-सैवर्ट स्टेटेड दैट, इसके पहले क्या लिख लेंगे, बायो-सैवर्ट स्टेटेड दैट, है ना, फिर ये, और इनके पहले एक एक इनका स्टेटमेंट कि द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द लेंथ सेगमेंट इज प्रोपोर्शनल टू करंट, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड टू डी इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ सेगमेंट ऑफ length of length segment, magnetic field produced by the length segment is proportional to the angle between the wire length segment and the line joining the wire and the point of observation, and it is inversely proportional to the square of the distance between the point of observation and the length segment. On combining this all we get, on combining above all we get dB is proportional to idl sin theta upon r square. On removing this proportionality constant we get, यहां लिख देता हूं इसको, on removing proportionality constant proportionality sign, we get dB is equal to mu 0 upon 4 pi idl sin theta upon r square, where this mu 0 upon 4 pi is proportionality constant। इसको हम क्या बोलते हैं, proportionality constant, और इस mu 0 की वैल्यू होती है 4 pi 10 की पावर -7 यूनिट्स, राइट है सर। नाउ dB जो है मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और ये mu 0 upon 4 pi हमको आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर वैल्यू मिल गई। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं होता था 1 upon 4 pi एप्सिलॉन 0, वैसे यहाँ पे mu 0 upon 4 pi है, mu 0 का वैल्यू ये है, हो गया। तो इस तरह से बायो-सैवर्ट लॉ को हमको याद रखने का है। बायो-सैवर्ट लॉ इज इक्वल टू क्या हो गया, dB इज इक्वल, बायो-सैवर्ट लॉ describes the magnetic field produced by a small length segment of the wire which is proportional to I, which is proportional to dl, which is proportional to sin theta, which is proportional to 1 upon r square, which is, you can write which is proportional to inverse of the square of the distance, inversely proportional to the square of the distance। 1 upon r square follows inverse square law, ideal sin theta upon r square, ये रटना पड़ेगा, और वैसे भी रटा हुआ होना चाहिए, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। म्यू 0 अपॉन 4 पाई इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट व्हिच यू शुड रिमेंबर। तो म्यू 0 की वैल्यू यहाँ पे आ गई 4 पाई 10 की पावर -7 यूनिट्स। क्या यूनिट्स, कितना यूनिट्स, अहेड वी विल डिस्कस। अभी एकदम से धीरे धीरे स्टेप वाइज चलते हैं अपन। तो दिस इज बायो-सैवर्ट लॉ। हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर या स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट, है ना। स्ट्रेट कंडक्टर भी लिख सकते हो इसका, स्ट्रेट कंडक्टर।
वायर कैरिंग करंट। अपन ने ले लिया साहब, ये वायर ले लिया मैंने सपोज इन्फिनाइट लेंथ का। इसमें दिस इज सपोज पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन और लेंथ एलिमेंट में ले रहा हूं ये वाला डीएल। डीएल से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पी को ज्वाइन करूंगा। दिस इज आर एज यू नो। द एंगल बिटवीन द वायर एंड द डिस्टेंस इज टेकन एज थीटा। यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी मैं ड्रॉ करूंगा जो कि पी पे जाके टच होगा, मतलब दिस, ये देखो ये टच हो गया। दिस एंगल इज फाइव। नाउ वी विल ज्वाइन द एंड्स ऑफ द वायर विथ पी। सो दिस एंगल फॉर्म्ड इज, इसको फाइव टू ले रहा हूं और इसको देखो यहां से ले रहा हूं ना, यहां से अंदर से, ये बीच वाला लाइन से लिया एंगल मैंने, तो ये नीचे अंदर वाला ये दिस वन इज -5 और ये 5 है बीच का एंगल, ठीक है, ले लिया। अब ये वायर है, वायर में करंट बह रहा है I। यदि ये DL है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को मैं क्या बोलूंगा, L। दिस इज L, दिस मच इज L, ये L है, L। नाउ ये R है, ये L है, ये A है, राइट है सर। नाउ हमको मालूम है अप्लाइंग बायो सेवर्ट लॉ, अप्लाइंग बायो सेवर्ट लॉ, तो व्हाट डू वी गेट, dB इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वेयर। इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन में हम वेरियस वैल्यूज को रखेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। कैसा सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेट अस सी। ये L मुझे मालूम है, यहाँ पे थीटा मुझे मालूम है, ये फाई मुझे मालूम है। अब मैं क्या करूंगा साहब, डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालूंगा जो इसको फाई को L से और R से और थीटा को L से R से रिलेट करते हूं। तो लेट अस सी व्हाट हैपेंस हियर। अपन यहाँ पे देखें cos फाई क्या हो रहा है, cos फाई इज इक्वल टू, ये साइन थीटा लिखा हुआ है देखो, चलो साइन थीटा ही ले अपन। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। व्हाट इज परपेंडिकुलर, A। हाइपोटेन्यूस कौन है, R। तो साइन थीटा इज इक्वल टू A अपॉन R। चलो साहब A बाई R हो गया, साइन थीटा हो गया मेरा, यहां से साइन थीटा इज इक्वल टू A बाई R। और ये साइन थीटा क्या हो रहा है, यही साइन थीटा क्या है, ये cos फाई भी है, ये cos फाई भी है। cos फाई इज इक्वल टू क्या हुआ, ये फाई है, फाई के लिए बेस कौन है, A बाई R। साइन थीटा इज इक्वल टू A बाई R या इज इक्वल टू cos फाई। यहां से R की वैल्यू में क्या ले सकता हूं, देखिए A इज इक्वल टू R cos फाई या R इज इक्वल टू A अपॉन cos फाई। cos फाई आ गया दूसरे तरफ, तो A अपॉन cos फाई क्या हो गया, A sec फाई हो गया, A sec फाई। R इज इक्वल टू A sec फाई। अब DL का मामला है, DL मतलब L। तो L यानी क्या हो गया, L बाई A कर लें यहां पर, है ना। तो L बाई A यानी क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये फाई है। tan फाई इज इक्वल टू हियर, tan फाई इज इक्वल टू बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, L अपॉन A। L is equal to implies that L is equal to A tan phi। अब मैं क्या करूंगा, इसको डिफरेंशिएट कर लूंगा। तो L का डिफरेंशिएशन मुझे क्या मिलेगा, DL। L का डिफरेंशिएशन मुझे क्या देगा, DL A। और tan phi का डिफरेंशिएशन क्या देगा, sec स्क्वायर फाई, फाई का d फाई। ये है इक्वेशन नंबर, ये 1 था, इसको आप दे सकते हैं 2। नाउ दिस इज 3, हियर यू कैन राइट 4। अलग अलग वैल्यूज दे दिया मैंने। DL इज इक्वल टू A, है ना, sec स्क्वायर फाई और d फाई, ये हो गया। इन वैल्यूज को मैं रख दूंगा यहाँ पे।
साइन थीटा की वैल्यू a बाई आर रख दूंगा, है ना भैया, cos फाई रख दूंगा, dl का वैल्यू a sec स्क्वायर फाई d फाई रख दूंगा। सबको अब यहाँ पे अपन रख देंगे इस इक्वेशन नंबर 1 में। dl यहाँ पे मैंने लिख लिया साहब बायो-सेवर्ट लॉ, ये लिख लिया है बायो-सेवर्ट लॉ, dB इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई। dl का वैल्यू यहां से ले रहा हूं, ये वाला a sec स्क्वायर फाई d फाई, a sec स्क्वायर फाई d फाई, मैंने dl का वैल्यू ले लिया। साइन थीटा का वैल्यू क्या रख दिया मैंने, cos फाई, ये लो cos फाई रख दिया, अपॉन r का वैल्यू यहां से ले लूंगा r इज इक्वल टू a sec फाई, तो r स्क्वायर है तो क्या हो गया वो a स्क्वायर और sec स्क्वायर फाई, इतनी चीजें अपने को मिल गई हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये sec स्क्वायर फाई और ये sec स्क्वायर फाई कैंसल, ऊपर नीचे होने के कारण ये a और ये a का स्क्वायर का एक पावर बचा, कैंसल। क्या मिल रहा है मुझे, dB इज इक्वल टू, आई एम गेटिंग dB इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई, और ये एक कॉमन है, कॉमन के बाहर आ गया ये कांस्टेंट होने के कारण, बचा क्या, cos फाई d फाई, sec स्क्वायर फाई और ये sec स्क्वायर फाई कैंसल हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, इसको इंटीग्रेटिंग कर दूंगा, ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट इंटीग्रेट कर दिया, तो इंटीग्रेटिंग क्या, इंटीग्रेशन ऑफ dB इज इक्वल टू b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू 0 I अपॉन 4 पाई a cos फाई d फाई। अच्छा, d फाई के मतलब फाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो लिमिटेशन फाई की क्या रखूंगा, -φ1 से φ2 तक की मैं इसमें लिमिटेशन रखूंगा। कहां से कहां तक, -φ1 से φ2 तक की लिमिटेशन में रखूंगा। क्या मिल रहा है यहां से देखिए जरा, लिमिटेशन रखने पे म्यू 0/4 पाई, आई कॉमन है, सॉरी आई बाहर है, ए बाहर है, cos फाई का इंटीग्रेशन होता है साहब sin फाई, और अपर लिमिट रखो तो sin फाई 2 माइनस sin -φ1, तो ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, अगेन आई एम टेलिंग cos फाई का इंटीग्रेशन क्या हो गया, sin फाई, अपर लिमिट sin फाई 2 माइनस माइनस आएगा यहां पे साइन ऑफ -φ1, व्हाट डज इट गिव मी, इट गिव्स मी प्लस sin φ1, तो sin φ1 प्लस sin φ2, ये आ गया अपना फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट, फॉर्मूला क्या मिला, डब्बे के अंदर म्यू 0 I अपॉन 4 पाई a sin φ1 प्लस sin φ2, दिस इज द अल्टीमेट फाइनल फॉर्मूला। इसके नीचे इसके स्पेशल केसेस हम अप्लाई करेंगे। स्पेशल केसेस क्या होंगे, तो थोड़ा सा इसको समझते हैं अपन। देखो मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, वायर मेरे सामने में ऐसा इन्फिनाइट तक गया हुआ है। अब इन्फिनाइट लेंथ तक गया हुआ है, तो मैं उसको यहाँ से मेरे सामने से मिडिल पॉइंट से देखना चालू करता हूँ। कहाँ तक मेरी आँख जाएगी, पूरा ऐसा देखना पड़ेगा ना मुझे नीचे तक के, तो 90 डिग्री नीचे और वापस ऊपर देखने के लिए फिर ऊपर वापस 90 डिग्री ऊपर, उतना इन्फिनाइट लेंथ का वायर है, तो 90 डिग्री का एंगल इधर और 90 डिग्री का एंगल इधर, मतलब ये जो φ1 φ2 ये वाले जो थे, ये ऐसा बढ़ते बढ़ते देखो, बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएंगे, ये पूरा इंफिनिटी में जाके हमको इसका एंड कहीं पे समझ में आएगा इधर, और इधर पे इधर, मतलब 90 90 अपने को रखना पड़ेगा इन्फिनाइट लेंथ ऑफ वायर। तो केस नंबर 1, केस 1 फॉर द वायर ऑफ इन्फिनाइट लेंथ, केस 1 फॉर इन्फिनाइट लेंथ, है ना, क्या मिलेगा, φ1 इक्वल टू φ2 इक्वल टू 90 90 रख देंगे, तो B इज इक्वल टू मुझे मिलेगा म्यू 0 I अपॉन 4 पाई a इंटू में साइन 90 1 प्लस साइन 90, तो क्या हो गया 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो म्यू 0
आई अपॉन, और ये 2 बन जाए 2, यहाँ 2 से कटेगा तो म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई ए, म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई ए। तो स्ट्रेट वायर के केस में इन्फिनाइट वायर यदि हम लेते हैं, हमको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिलती है म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई ए, म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई ए, म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई ए। ए वहां पे क्या है, ए पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन का वायर से डिस्टेंस है। ये इन्फिनाइट वायर के केस में हुआ। केस नंबर 2 है, केस नंबर 2 है, केस नंबर 2 क्या है, इफ द पॉइंट लाइज एट वन एंड ऑफ द वायर, यानी कि ये वायर है पूरा इन्फिनाइट तक इधर गया और यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे इसके एक एंड पे है, एक एंड पे इसके दिस हियर, ये कितना एंगल बना 0, इस लाइन से इसी लाइन का एंगल 0, और एंड का दूसरे एंड का एंगल कितना बना, यहां से 90, ये वाला एंगल बना 90, इधर है ही नहीं अब वायर, तो ये वाला एंगल कितना बना 0, φ2 कितना बना 0, φ1 90। उसको अब अपन यहां पे सॉल्व करेंगे। केस 2, when the point of observation lies at one end of the wire, at one end of the wire, मतलब समझ लो आधी लेंथ हो गई ना, इसका आधा केस हो गया, इसका आधा हाफ कर देंगे, वैसे भी म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई हो जाएगा ये। तो क्या हो गया यहाँ पे रखें यदि तो φ2 हो गया 0 और φ1 कितना हो गया 90। इन वैल्यूज को इस फॉर्मूले में रखेंगे हम, तो एक तो 0 हो गया, देखो साइन 0 है ना भाई, एक साइन φ2 कितना हो गया 90, साइन 90 1 प्लस साइन 0 0, तो 1 प्लस 0 1, मतलब b इज इक्वल टू कितना मिला, b इज इक्वल टू मिला म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई a, ये तो मिला, और ये 1 है इंटू 1, तो मतलब यही की चीज 1 इंटू इसमें हो गया, तो ये आंसर ये है म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई a। इसको दूसरे एंगल से समझें, म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई a होता है फुल वायर में, इसका हाफ 1/2 आधे वायर में। इस केस में ये वायर है और ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इनफिनाइट लेंथ नीचे, तो ये एक एंगल कितना 0, दूसरा एंगल कितना 90 डिग्री। इस तरह से इसको करते हैं। इसका स्टेप आपको बहुत शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से मैं आपको लर्न कराऊं। क्लास 12th का सबसे कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेशन यही है, इसके बाद बाकी सब डेरिवेशन सरल है, सबसे कॉम्प्लिकेटेड, और इसमें स्टेप्स को कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, भूल जाते हैं। एग्जाम में अक्सर ये डेरिवेशन आता है। हमको याद रखने के लिए ट्रिक क्या, सबसे पहला बायो-सेवर्ट लॉ को याद रखने का। पॉइंट नंबर 1, रिमेंबर बायो-सेवर्ट लॉ, रिमेंबर बायो-सेवर्ट लॉ, पहला पॉइंट। दूसरा जो है, दूसरा पॉइंट है ना, सभी टर्म्स को, कौन कौन सी टर्म्स को, एल को, तो उससे क्या बना dl, साइन थीटा को और r को फाई के या कॉस फाई के टर्म में लाकर रख लो। एल को मैंने किस टर्म में लाया, देखो a tan फाई के टर्म में लाया। तो दूसरा पॉइंट क्या मिला, l इक्वल टू a tan फाई को डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट l इक्वल टू a tan फाई, सेकंड स्टेप, उससे आपको ये मिलता है dl। थर्ड है, पहला l इक्वल टू a tan फाई, tan फाई से चालू करेंगे आप, tan फाई इक्वल टू l बाई a, l इक्वल टू a tan फाई, तो डिफरेंशिएट l इक्वल टू a tan फाई या डिफरेंशिएट द वैल्यू ऑफ tan फाई। दूसरा इसका फंडा है। तीसरा इसका फंडा है ये cos फाई इज इक्वल टू, cos फाई इज इक्वल टू sin थीटा इज इक्वल टू a बाई r, ये याद रखने का है। तो sin थीटा को किस में रख दिए, cos फाई में कन्वर्ट कर दिए a बाई r से, और r इज इक्वल टू क्या रखने का है, फोर्थ, r इज इक्वल टू क्या रखने का है, a sec फाई, नेवर फॉरगेट, तभी आएगा नहीं तो नहीं आएगा। तो r इज इक्वल टू क्या रख दिया, a sec फाई, ये 1 2 3 4, 1 2 3, तीन ही कह लो आप, ये 1 2 और ये 3, ये तीनों को निकाल के यहाँ पे वापस रख देना, उठा के एडजस्ट। आपने एडजस्ट किया, आपको मिला cos फाई, cos फाई का इंटीग्रेशन sin फाई, sin फाई की लिमिट -φ1 प्लस φ2, sin φ1 प्लस sin φ2 आ गया। इनफिनाइट लेंथ के लिए ऊपर भी 90 नीचे भी 90, sin 90 प्लस sin 90, 1 प्लस 1 2,
नीचे का 4 कटा, अपॉन में आ गया 2। और आधा वायर यानी कि ये वायर है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे है, तो ये 0 डिग्री, दूसरा एंगल 90 डिग्री नीचे के लिए। मैं यहाँ पे पॉइंट लूँ, यदि यहाँ पे ये वायर है तो ये पहला एंगल 0, दूसरा 90, तो ये 90 आ गया, 0 प्लस 90, तो ये क्या आ गया 1, यानी साइन 0 0, साइन 90 1, 1 प्लस 0 1, 1 इंटू एनीथिंग, ये एज इट इज आएगा म्यू 0/4 पाई। इस तरीके से बायो सेवर्ट लॉ से हमने आज अपन ने पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। इसको एक बार आप लोग फुल स्क्रीन में भी देख लें, इसको नोट कर लें, आप लोग कॉपी डाउन कर लें एक बार पूरा। इसको बराबर कॉपी डाउन कर लें। यहाँ पे ये सब कैंसल वैंसल होकर cos फाई मिला है, cos फाई का इंटीग्रेशन होकर -5 और -φ2 मिला है, और cos फाई का इंटीग्रेशन क्या हो गया sin φ2 sin φ1 हो गया प्लस करके। वी हैव गॉट दिस, वी आर गेटिंग म्यू 0/2 पाई। एक फॉर्मूला यहाँ पे रट डालने का है, स्ट्रेट वायर के केस में B = म्यू 0/2 पाई r, B = म्यू 0/2 पाई a, B = म्यू 0/2 पाई a या 2 पाई r, जो भी आप डिस्टेंस लो, ये वाली r वाली या a वाली, इसको आप क्या ले रहे हो उस पर आप लर्न करने का है ना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, ये याद रखने का स्ट्रेट वायर के केस में। तो फुल वायर का याद हो गया आपको, हाफ वायर लोगे उसका आधा हो जाएगा, ये 4 पाई हो जाएगा। इस तरीके से इसको याद रखने का है बच्चों। कीप ऑन सब्सक्राइबिंग माई वीडियोज, liking and sharing with your friends. Thank you very much.